हेलो फ्रेंड्स। तो एमपी में जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो चल रही है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था कि एक नोटिस निकाल करके एमपीडीएमई ने बेटा क्या करा था कि काउंसलिंग के प्रोसेस को कैंसिल लिखा था। एक्चुअली में वो कैंसिल नहीं है, ठीक है। जब इन्होंने शेड्यूल रिलीज किया था उसी समय इन्होंने बता दिया था कि शेड्यूल टेंटेटिव है ना। टेंटेटिव इसलिए लिखते ही है वो, और बेटा इसमें कंफर्म था कि टेंटेटिव ही होना है, क्योंकि क्या हुआ था कि ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है 15% की वो स्टार्ट नहीं हुई थी। अब उन्होंने डेट पब्लिश कर दी कि 19 जनवरी 2022 से वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो टेंटेटिव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या काउंसलिंग को एक तरीके से एक्सटेंड करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी काउंसलिंग कैंसिल नहीं हुई है, एक्सटेंड हुई है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और इस तरीके से डेट जो होती है वो आगे बढ़ती रहती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि उन्होंने कोई डेट दे दी, उसके पहले वो कभी क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। डेट के आगे ही वो एक्सटेंड करेंगे। तो कुछ पॉइंट है इस तरीके के, मल्टीपल पॉइंट है जो कि स्टूडेंट कंटिन्यूसली हमें मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैसेज कर रहे हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लगातार मैसेज करके डिफरेंट तरह की क्वेरीज आ रही है उनकी, ठीक है। तो हमने यही सोचा है कि क्यों ना आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके सारे जितने भी एमपी स्टेट की एमबीबीएस और बीडीएस की जितनी भी काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हो, है ना, तो मेजोरिटी वाइज डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला पॉइंट तो अपन यही ले लेते हैं कि काउंसलिंग का क्या होगा। तो देखो, ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने एक प्रॉपर चार्ट निकाल दिया था, शेड्यूल निकाल दिया था, लेकिन देर आफ्टर उन्होंने उसको एक तरीके से होल्डिंग पे डाल दिया, सस्पेंड कर दिया था, और अब और नया आपको शेड्यूल देंगे। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होना एक नेचुरल से प्रोसेस है जिसमें कि आपको ध्यान रखना है। तो काउंसलिंग प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग का मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनगोइंग है। देन आफ्टर किस दिन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्लोज होगी, कब चॉइस फिलिंग होगी, मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगा, ठीक है, कब हमारा अलॉटमेंट होगा, और हमें सीट कब अलॉट होने के बाद कब हमें एडमिशन के लिए जाना है, ये वापस से उसका फ्रेश शेड्यूल आएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नेचुरली होता रहता है। हम जो प्रीवियस ईयर की जो काउंसलिंग करते आए हैं तो उसमें शेड्यूल को एक तरह से एडजस्टमेंट होता आया है, ठीक है। तो ये बहुत नई बात नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना। दूसरा पॉइंट, लगातार स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर हमें चॉइस फिलिंग के टाइम पर किस तरीके से करना है। अलग अलग तरीके के जो है क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं स्टूडेंट लगातार। तो चॉइस फिलिंग के लिए एक सिंपल सी बात है कि हमें, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं है तो हम गवर्नमेंट कॉलेज क्यों डालें, या पर्टिकुलर ये कॉलेज क्यों डालें, ये मिलेगा वो मिलेगा। देखो, तो मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ, ठीक है। सबको मार्क्स पता है कितने क्या है, सबने बहुत सारे यूट्यूब पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियो डाले हुए, अपने खुद के दो वीडियो जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 पे डाले हुए। इसके साथ साथ जो है जैसे ही स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, या तो उसी दिन या उसके 1-2 दिन में जितना भी डेटा है हम प्रोसेस करके उसको एनालाइज करके, और एक और हम आपको परफेक्ट कोशिश करेंगे कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 का एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए क्या होगा ये भी हम बता देंगे, ठीक है। अब लगातार यही है कि सर चॉइस फिलिंग में क्या करें, है ना। तो चॉइस फिलिंग में जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है या प्राइवेट लेना है, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है या प्राइवेट लेना है, या कौन सा कॉलेज लेना है, एमबीबीएस लेना है, बीडीएस लेना है, ये पहले से आप एक बार अपने पेरेंट्स के साथ में, टीचर के साथ में, या जो आपके सीनियर हो या फ्रेंड हो, सिस्टर हो, किसी के साथ भी बैठ करके आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको एमबीबीएस लेना है, बीडीएस लेना है, आपको गवर्नमेंट लेना है, प्राइवेट लेना है। और सीधी सी बात है, इन सब को डिस्कस करते समय एक सबसे मेन बात जो ध्यान रखना है वो हमें मार्क्स ध्यान रखना। तो आपको पता ही होगा कि आपके कितने मार्क्स के आसपास कौन सा कॉलेज मिल सकता है, एक नेचुरल सी बात है जो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स कम है, ठीक है, मार्क्स कम है। जैसे मान लो कि किसी के 450 से कम मार्क्स है या 500 से कम मार्क्स है, तो हम बॉटम वाले कॉलेज को टॉप पर डाल दे। जैसे मान लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में इस बार सबसे लास्ट में जो एक तरीके से कट ऑफ जाएगा, बहुत हद तक उम्मीद है कि सुख सागर मेडिकल कॉलेज जो नया मेडिकल कॉलेज है उसका जाएगा। अब स्टूडेंट ये मुझसे कमेंट कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर, कि सर हम सुख सागर मेडिकल कॉलेज को यदि टॉप पर यदि हम प्रायोरिटी दे दें और बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है उनको बाद में दे दें, तो क्या हमें कॉलेज अलॉट हो जाएगा क्या? तो ऐसा कतई नहीं होगा, ठीक है। जो भी पूरा अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है वो आपकी मार्क्स के हिसाब से ही, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ही होगा। चॉइस फिलिंग का मतलब ये है कि यदि आपके मार्क्स इतने हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि मान लेते हैं आपके मार्क्स 600 है ना, कितने 600 नंबर आपके हैं, और आप मान लेते 620 मान लेते हैं, 620 से 625 के आसपास आपके नंबर है ना। अब 625 मार्क्स और आपकी कैटेगरी यूआर है। वापस रिपीट कर रहा हूं कि आपके मान लेते हैं कि मार्क्स कितने 625 और आप यूआर कैटेगरी के हो,
ठीक है। तो आपको पता है कि आपको इंदौर का एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो है वो बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यदि हो सकता है कि भोपाल के आसपास से आपको भोपाल का कॉलेज पसंद है, या फिर एक तरीके से है ना जीएमसी भोपाल में आपका कोई रिलेटिव वगैरह रहते हो, या कोई किसी भी रीजन से आप जो है ना चाहते हैं कि हमें एमजीएम इंदौर ना लेते हुए हमें कॉलेज चाहिए कौन सा, जीएमसी भोपाल या फिर एनएससीबी जबलपुर या एक तरीके से जीआरएमसी ग्वालियर, तो आपको अदर देन एमजीएम आपको कोई मेडिकल कॉलेज चाहिए, आप डेफिनेटली ले सकते हो एमजीएम, लेकिन आपको एमजीएम ना चाहते हुए कोई और चाहिए, तो आपको जो कॉलेज चाहिए वो आपको प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। नहीं तो आप जो एमजीएम डालेंगे तो आपको एमजीएम मिल सकता है, जीएमसी भोपाल डालेंगे जीएमसी भोपाल मिल सकता है, या फिर एक तरीके से जीआरएमसी ग्वालियर डालना है तो वो मिल सकता है, या जो भी आपको कॉलेज डालना है, तो वहां पर एक तरीके से चॉइस रहती है। अब मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के जो है मार्क्स जो है वो 560 है ना, अब 560 वाला मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है वो उसको कॉलेज एमजीएम नहीं मिल सकता है, कोई सा भी नहीं मिल सकता, उसको डेफिनेटली न्यू मेडिकल कॉलेज जो है, ठीक है, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज, छिंदवाड़ा में जो मेडिकल कॉलेज वो, या शहडोल 565 के आसपास की बात कर रहा हूँ, या तो उसको छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, या शहडोल मिलेगा, या शिवपुरी मिलेगा, दतिया मिलेगा, इन चार में से बहुत हद तक पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स कम है तो आप बॉटम वाले कॉलेज को पहले रख देंगे, फिल कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। चॉइस फिलिंग का मतलब सिर्फ ये है कि एक गवर्नमेंट चाहती है कि आपका सीक्वेंस क्या होगा, आप किस प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पास चॉइस फिलिंग का मतलब सिर्फ इतना मतलब है कि आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट देना है जो हमने यूट्यूब पे डाल रखी है। आप केडीसी बायोलॉजी के चैनल पे जाएंगे तो सब तरीके के जितने भी डॉक्यूमेंट्स सारे, और फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन का एक हमने वीडियो बना रखा, वो आप पढ़ेंगे तो उसमें और सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करते समय हमें आप इस गलती में मत रहना कि आपके मार्क्स कम है और आपने बॉटम वाले कॉलेज को टॉप पर मिल गया तो आपको रख लिया है या फिल कर दिया तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉलेज अकॉर्डिंग टू रैंक ही मिलेगा, चाहे आपने बॉटम वाले कॉलेज को टॉप पर रखा है तब भी आपको वो कॉलेज तब मिल जाएगा यदि आपकी रैंक है, रिस्पेक्टिव रैंक, तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग करना कंपलसरी है, मतलब हमने चॉइस फिलिंग कर दी है, प्रेफरेंस बना दी है कॉलेजों की, ठीक है, और देन आफ्टर हम यदि उसको चॉइस लॉक करना यदि भूल गए या किसी वजह से नहीं हो पाया है तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है, आपको सीट अलॉट नहीं होगी, क्लियर कट है। तो चॉइस लॉक करना कंपलसरी है, ठीक है। और एक और एडवाइस देना चाहूँगा मैं कि जब भी ये जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो या फिर एक तरीके से चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, या एक तरीके से अलॉटमेंट के बाद हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाना, तो उसमें एक ड्यूरेशन रहता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन। तो ऐसा नहीं है कि हम लास्ट डे का वेट करें, हमें जो है मिड में या फर्स्ट सेकंड डे को ही सारी प्रोसेस हम कंप्लीट कर ले तो पता चल जाएगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स है वो पता चल जाएगा। अब जैसे एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था, वो तो अच्छा है कि फॉर्चुनेटली अब एग्जाम काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ गई है, नहीं तो जो लास्ट डेट थी शायद जितना मुझे याद है 12 जनवरी लास्ट डेट थी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो वो 12 जनवरी को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाने गए और उस समय मुझे कॉल करके पूछ रहा कि सर हमें डोमिसाइल भी अपलोड करना है क्या, तो मैंने कहा करना है, तो सर अब मेरे पास डोमिसाइल है ही नहीं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें तो काउंसलिंग, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब देन आफ्टर हमें जब चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग के टाइम पर जो मेडिकल कॉलेज है उसके सामने BA MBBS लिखा है या BDS लिखा है, ठीक है। यदि आपको BDS लेना है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि BDS नहीं लेना है तो हमें एश्योर करना है कि सारे मेडिकल कॉलेज जो है सारे मेडिकल कॉलेज ही है, सारे MBBS कॉलेज ही है, BDS नहीं है। या फिर हमें यह भी श्योर करना है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही डालना है या फिर एक तरीके से सिर्फ प्राइवेट ही डालना है। गवर्नमेंट में भी कौन सा डालना है, कौन सा लेना है नहीं लेना है, वो आपको पहले से लिस्ट बनाना है पेन पेपर पर, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन सा लेना है नहीं लेना है उसकी भी आपको एक तरीके से लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे कि अलॉटमेंट होने के बाद जो होता है, अलॉटमेंट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट होगा, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस होगी। एडमिशन प्रोसेस भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। लगभग मैं 6-7 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा है कि काउंसलिंग प्रोसेस में जो अधिकतर पेरेंट्स या स्टूडेंट परेशान होते हैं वो एक तरीके से उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस नहीं होती उस वजह से, ठीक है। काउंसलिंग के लिए कुछ भी नहीं करना, जो भी एडमिशन प्रोसेस जो होती है आफ्टर अलॉटमेंट होता है उसमें सिंपल सा फंडा है कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रेडी होना चाहिए,
ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो आपको काउंसलिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इवन जो मेडिकल कॉलेज में जो स्क्रूटनी करने वाले जो मेंबर होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर वगैरह सब होते हैं, पूरा स्टाफ होता है, वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वो कोई किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोफार्मा में एमपीडीएमई ने बता रखा है कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको। ठीक है, और उन्होंने एक सीक्वेंस बना रखी, तो जिस सीक्वेंस से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं और जितने डॉक्यूमेंट बताए जो सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से हमें जो है फाइल बनाना है। फाइल कितनी बनाना है? 3 फाइल बनाना है। ठीक है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाना है, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में एक हमें कलर फोटोकॉपी की फाइल बनाना है, प्लस एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी की फाइल बनाना है। तो 3 जो है एक तरीके से फाइल बन जाएगी। अब ये तीनों फाइल जो होगी वो आपको मेडिकल कॉलेज में जाकर के वहाँ स्क्रूटनी होगी, वहाँ वेरिफिकेशन होगा। देन आफ्टर ये तीनों फाइल जो होगी वो मेडिकल कॉलेज में एक तरीके से जमा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो होगा एक तरीके से एडमिशन स्लिप तभी जनरेट होती है या ये प्रोसेस जब आपका पेमेंट कंप्लीट होगा। अब पेमेंट कंप्लीट होने का मतलब यहाँ पर यदि आप किसी स्कॉलरशिप के थ्रू कॉलेज ले रहे हो तो सीधी सी बात है आप पर्टिकुलर स्कॉलरशिप ऑप्ट कर सकते हो, और स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन नहीं ले रहे हो तो डेफिनेटली हमें जो है वहाँ पर अमाउंट जो है वो पे करना रहेगा। अमाउंट पे करने के लिए हमें कोई ना कोई बैंक अकाउंट अटैच होना कंपलसरी, उसी के थ्रू होता है वहाँ पर। ठीक है, तो एडमिशन के टाइम पर जब कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद एडमिशन के टाइम पर भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सिर्फ सिंपल सा काम यही है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स डीएमई मांग रहा है या और उन्होंने पहले से पब्लिश कर रखा है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है हमें पर्टिकुलर जो काउंसलिंग समिति होती है, एक तरीके से कमेटी जो होती है, उसको एक तरीके से शो करना है। उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आसान काम है जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी करना है, और मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में जो है हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 3 कलर फोटोकॉपी और 10 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करिए। पूरी पॉसिबिलिटी रहती है बेटा कि कोई फोटोकॉपी या तो ब्लर हो या सिग्नेचर करने में हो सकता है कुछ मिस्टेक आ जाती है, फोटो चस्पा करने चिपकाने में जो होता है दिक्कत आ जाती है, तो हम इंस्टेंट उसी टाइम पर जो है उस फोटोकॉपी को पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी को हम चेंज करके वहाँ पर दूसरा चेंज करते हैं। कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज के आसपास में फोटोकॉपी की फैसिलिटी होती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि उस समय जब काउंसलिंग के टाइम पर क्या होता है कि उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, खूब सारे डॉक्यूमेंट्स उनको कॉपी करना रहता है, तो वहाँ आपका टाइम खराब होगा। टाइम खराब ना हो उसके पहले से हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके जाए। और यदि आपको पता है कि आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड या फिर सीएलसी तक जाना है, तो ऐसे सिचुएशन में तो आपको कम से कम 3 फोटोकॉपी कलर की और 10 फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट होगी तो और ज़्यादा अच्छा है। और या स्टार्टिंग से ही आप 3 कलर फोटोकॉपी और 10 ब्लैक एंड व्हाइट यदि बना के रखें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ फोटोकॉपी बच जाएगी तो उससे नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास भी तो होना चाहिए ना, फोटोकॉपी फॉर्म में ही हो पर होना चाहिए, क्योंकि एक वो ओरिजिनल और एक ब्लैक एंड व्हाइट तो वही रख लेंगे, तो कम से कम हमारे पास 1 या 2 तो कुछ तो डॉक्यूमेंट्स हो। तो ये भी आपको पता है। इसके साथ साथ जो है आपको एक और करना है कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स यदि इनको अपनी मेल आईडी पे डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे बेनिफिट ये है कि कभी बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट घूम जाता है तो हम हमारी मेल आईडी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो तो सारे मेडिकल कॉलेज में जमा हो जाएंगे। तो कभी किसी रीजन से कहीं पर हमें जरूरत पड़ती है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट जो होती है जरूरत पड़ती तो एक और मैं आपको बताऊंगा कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको पता ही होगा 10th की मार्कशीट जो होती है वही बर्थ सर्टिफिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट पर हमें ध्यान देना है कि वो अमाउंट कितना लगेगा, है ना। फीस जो होती है मेडिकल कॉलेज की वो तो है, उसके अलावा कितना अमाउंट लगेगा तो डिपेंड करता है कि हम स्कॉलरशिप से कॉलेज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो स्कॉलरशिप से कॉलेज लेते हैं या नहीं लेते हैं उसके बेसिस पर रहेगा। तो क्वेश्चन मनी जो जनरली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्वेश्चन मनी जो रहती है वो 10 से 12,000 के आसपास रहती है, मैक्सिमम 15,000 मान सकते हैं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जो क्वेश्चन मनी जो होती है वो लगभग 25,000 रुपये के आसपास रहती है। तो ये क्वेश्चन मनी होती है जो कि इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये हमें पे करना है हमारी तरफ से। प्लस इसके साथ साथ जो होते हैं बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो रूरल सर्विस बॉन्ड जो होता है एक तरीके से सीट लिविंग बॉन्ड, रूरल सर्विस बॉन्ड वगैरह ये तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा रूरल सर्विस बॉन्ड वगैरह, तो इसमें ये मेन बात ध्यान रखना है कि उसमें भी ये रहता है कि हमने जो एडमिशन किस प्रोसेस लिया है। यदि हमने एडमिशन स्कॉलरशिप के थ्रू लिया है तो वो जितनी टोटल फीस होती है उसका 0.5% के आसपास से बनता है।
कितना 0.5 के आसपास। तो लगभग 30,000 रुपये का यदि आप स्कॉलरशिप से कॉलेज ले रहे हो और प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट बनता है, वो लगभग 50 लाख के आसपास जाता है। तो उसमें 30,000 रुपये के आसपास आपका एक्स्ट्रा खर्चा और आएगा। तो आप यदि प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो आपके पास जो यदि स्कॉलरशिप के साथ ले रहे हो तो लगभग 70,000 रुपये के आसपास होना चाहिए। 70,000 में ऑलमोस्ट आपकी पूरी काउंसलिंग हो जाएगी, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी आ जाएगी, है ना, क्योंकि लगभग 25,000 रुपये के आसपास तो क्वेश्चन मिलने लगे और 30,000 रुपये के आसपास जो है वो आपसे बॉन्ड वगैरह के, तो लगभग 50 से 60,000 रुपये के आसपास, तो लगभग 70,000 रुपये के आसपास होगा, तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो इतना ही अमाउंट लगता है। इसके अलावा कॉलेज की फीस कितनी होती है ना, एक ये भी क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी क्या है कि एमपीडीएमई ने जो है किसी भी कॉलेज का फीस चार्ट जो है प्लस क्वेश्चन मनी किसी तरीके की रिलीज नहीं किया है। तो इतना हमें अभी 2021 में किस कॉलेज की कितनी फीस होगी ये नहीं पता एग्जैक्ट, बट एक्चुअल में जितना अपन पुराना डेटा एनालाइज करें तो लगभग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस तो वही रहेगी जो 2020 में थी, है ना। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 5-10 हज़ार का आ जाता है, बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो फीस है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, लगभग 1 लाख के आसपास यदि बाई चांस आ गया तो आ गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आना है। प्लस इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट करते हैं वो सर बोलते हैं कि सर हॉस्टल की फीस का क्या है। तो हॉस्टल की फीस जो होती है अब वो डिपेंड करता है कि आप कॉलेज कौन सा ले रहे हो, क्योंकि मेजोरिटी वाइज कॉलेज जो ऐसे होते हैं जिसमें कि आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं और आउटसाइड भी रह सकते हैं। जैसे इंडेक्स है तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ हॉस्टल या बस दोनों में से कंपलसरी है, या फिर एक तरीके से अमलतास मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर हॉस्टल या बस कंपलसरी है, क्योंकि थोड़े से शहर से बाहर है तो वहाँ पर नेचुरल सी बात है क्या तो हमें सीट बस लेना पड़ेगी या फिर एक तरीके से जो है हॉस्टल लेना पड़ेगा। और उसमें अच्छी बात है कि आप कॉलेज की बस यूज़ करें या हॉस्टल यूज़ करें तो अच्छा है। ठीक इस तरीके से एलएनएमसी भोपाल जो है वहाँ पर भी फर्स्ट ईयर में हॉस्टल कंपलसरी कर रखा है। तो सभी हॉस्टल में सभी कॉलेजों में हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। और कॉलेज की जो हॉस्टल की फीस जो होती है वो लगभग 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, क्योंकि अब उसमें भी कॉलेज में भी हॉस्टल के साथ में वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अदर एसेसरी भी यदि वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसके हिसाब से वो जो है उसमें अमाउंट प्लस करते जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इतने सारे पॉइंट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। देन आफ्टर एक और पॉइंट जो है उस पर कि सर सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए अमाउंट कितना लगेगा। तो देखिए सेकंड राउंड में यदि आपको पार्टिसिपेट करना है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो अमाउंट रहेगा वो यूआर कैटेगरी के लिए 10,000 एंड अनरिजर्व के लिए 10,000 आपको पे करना पड़ेगा एडवांस, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5,000 पे करना पड़ेगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एडवांस में जो आपको देना पड़ेगा डिपॉजिट रहेगा वो एक तरीके से सिक्योरिटी बन रहेगी, वो 1 लाख रहेगी। सेकंड राउंड के लिए अमाउंट जो होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए वो 2 लाख रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके पर ये अमाउंट जो है बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए है, एक तरीके से डिपॉजिट किया है। जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट होगी उसके बाद कुछ 15 दिन 20 दिन जो भी एक टाइम शेड्यूल दिया उन्होंने, उसके बाद वो सारा अमाउंट आपको रिप्लेस कर दिया, मतलब वापस से आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कोशिश करना है कि जो अकाउंट नंबर दे रहे हो वो आपके खुद के ही देना है ना। आप दूसरा के दो के अकाउंट नंबर तो दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन वो पैसा जो वापस रिफंड होकर के आएगा, मतलब एक तरीके से वो सिक्योरिटी मनी वापस आएगी तो उसके अकाउंट में जाएगी। अब वो आपको टाइम पर दे रहा है नहीं दे रहा है ये एक बड़ा इशू बनता है, इसलिए आप कोशिश करिए कि मम्मी पापा के, भाई बहन के या खुद का ही एक अकाउंट बनवा करके उसमें जो है अपने को अमाउंट जो है ट्रांसफर करना है गवर्नमेंट को, और देन आफ्टर गवर्नमेंट यदि बैक हमें वापस रिफंड करेगी तो वो हमारे अकाउंट में जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम जितने भी डाउट्स होना चाहिए होंगे आपके, ये मैंने आपको कोशिश है कि उम्मीद है कि समझाते होंगे। कुछ भी डाउट इसके बाद भी यदि नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर एक तरीके से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर जो है आप मुझे मैसेज करके, फेसबुक पे भी मैसेज करेंगे तो हम वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज का हम रिप्लाई करें। सभी के मैसेज का रिप्लाई करना थोड़ा सा इंपॉसिबल होता है क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, हम लोगों को क्लासेस वगैरह को भी मैनेज करना रहता है तो नहीं हो पाता, पर जितना भी लगता है कि हाँ रिलीवेंट है यहाँ पर तो सबके हम आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा 2021 का कट ऑफ कितना जाएगा इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लगातार कर रहे हो, तो 2 वीडियो हमने ऑलरेडी 21 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बना रखे हैं। ठीक है, एक एग्जाम के पहले था, सॉरी एक रिजल्ट के पहले था, एक रिजल्ट के बाद भी बता दिया है। एक और वीडियो हम बनाएंगे सीट चार्ट, सॉरी जो हमारा एमपी की जो मेरिट लिस्ट है, अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उससे देखो बहुत ज़्यादा, अब तक तो मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस रहा तो बहुत ज़्यादा स्टेट मेरिट लिस्ट से फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन हो सकता है कि हिस्ट्री तभी बनती है जब आपका एक्सपीरियंस गलत होता है। तो 2021 में देखते हैं कि हो सकता है कि हिस्ट्री क्रिएट हो जाए, कि कुछ ज़्यादा चेंजेस आ जाए। बहुत ज़्यादा चेंजेस की मुझे उम्मीद तो नहीं है कि 2021 की जो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा। बट देखते हैं, कभी 1-2 नंबर का फर्क हो, 5 नंबर का जितना भी होगा वो स्टेट मेरिट लिस्ट जब आएगी तो उसमें के बाद कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज हम कोशिश करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, वो हम, या एक तरीके से फाइनल राउंड का कट ऑफ क्या होगा वो हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।